हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमफी। आज हम एनडी केमिस्ट्री का नया चैप्टर करेंगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास। राइट, तो बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता क्या है, उससे पहले आपको जस्ट एटॉमिक मास पता होने चाहिए इनके। ये पूरा लिखवाया है मैंने, इन्हें नोट डाउन कर लेना अच्छे से। बट अभी मैं जब एटॉमिक मास समझाऊंगा पूरा समझ आएगा। राइट, अभी एकदम से नहीं पता चलेगा क्या लिखवाया है। आप अगर इस चीज से पहले जस्ट फैमिलियर होंगे तो पता चलेगा, बट नहीं है तो बस अब ये लिख लीजिए कि किस किस के क्या क्या होते हैं, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। राइट, जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है। हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फोस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। हिंदी में बोलना नहीं आता है, ठीक है। तो जस्ट ये इनके क्या है, एटॉमिक मासेस हैं जिन पे अंडरलाइन कर रखा है, और ये जो है ये इनके एटॉमिक नंबर है। राइट, हाइड्रोजन का 1 होता है, जस्ट ये जो पीरियोडिक टेबल है आपके में ऐसे रेंज है, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, फिर 20 तक आपको पता ही होने चाहिए। राइट, क्योंकि कभी कोई पेपर में गिवन नहीं होता। आपके जो मोस्टली एसिड है ना, वो इसी के अंदर खत्म हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। राइट, HCl देखो, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों इसी के अंदर होगा, H2SO4 सब कुछ इसके अंदर है, HNO3 सब कुछ इसके अंदर है। राइट, और जो भी आपके बहुत सारे जस्ट कंपाउंड है, NaCl इसके अंदर है, KCl इसके अंदर है, और एसिड हो गए CH3COOH इसके अंदर ही है सारे कंपाउंड। NaOH, जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ना, वहां पर भी ये काम आते हैं। 20 तक तो आपको पता ही होने चाहिए। राइट, तो ये सारे लिख लो। उसको तो अभी समझाता हूं एटॉमिक मास क्या होता है, सब अच्छे से समझ में आएगा। राइट, तो सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है। जस्ट एटॉमिक मास क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट है उसके एक एटम का कितना मास होता है। राइट, तो द मास ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन एटम आएगा, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, the mass of an atom of element as compared to the 1/12 of the mass of carbon 12। अच्छा सही, 1/12 mass of carbon 12 से क्यों करा गया 1 क्योंकि जैसे कार्बन है, कार्बन का क्या होता है 12 होता है, तो उसको 1/12 से डिवाइड कर दिया। ऐसे तो हम ऑक्सीजन से भी कंपेयर कर सकते थे, वो 1/16 ऑफ O16, या फिर हम नाइट्रोजन से भी कंपेयर कर सकते थे 1/14 ऑफ N14। बट कार्बन से क्यों करा गया, क्योंकि कार्बन जो है वो एग्जैक्ट नंबर देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर देता है। ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा डिफर करता है पॉइंट में, नाइट्रोजन भी जो है वो डिफर करता है, और भी एलिमेंट्स डिफर करते हैं, बट कार्बन बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देता है, इसलिए कार्बन से इसे कंपेयर करा जाता है। राइट, तो एटॉमिक मास क्या होता है, कुछ अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं तो एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास एक किसी भी एलिमेंट के डिवाइड बाय जो C12 होता है उसका 1/12 मास। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे ना आप जैसे एक चीज होती है, आप बता रहे हो सिर्फ एक एलिमेंट का मास, हमने इसे डिवाइड क्यों करा, क्योंकि 1/12 मास है इसका अगर हम कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 ही आना है, 12 डिवाइड बाय 1/12 क्योंकि C12 है। बट इससे ना एक कंपैरिजन वाली चीज आ जाती है कि आप कार्बन से कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे अब हीलियम है, हीलियम का मास आता है 2, इसका मतलब क्या है 1/12 मास जो होगा ना कार्बन 12 का, उससे 2 गुना ज्यादा है हीलियम का एटॉमिक मास। राइट, जैसे हम नाइट्रोजन का करते हैं, नाइट्रोजन का 14 आता है, उसको आप किस तरीके से बोल सकते हो कि जो नाइट्रोजन का 14 है उसका मतलब क्या है कि जो कार्बन का 1/12 मास जो भी होगा ना, उसके 14 टाइम्स ज्यादा है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। राइट, तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला भी होता है, राइट, एटॉमिक मास का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। इट इज अ फॉर्मूला, डेफिनेशन से फॉर्मूला निकला है। और वैसे एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, देखो बताता हूं। एटॉमिक मास इज जस्ट नॉट अ मास, इट इज अ नंबर टाइप। देखो कैसे, ये एक एटम है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस, ये एटम है। राइट, इसकी बहुत सारी शेल्स हो सकती हैं, ये 2 बनाई हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है। अब एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनमें से कौन सी चीज कहां पर होती है वो बताता हूं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर ऐसे शेल्स में जिस क्या करता है, रिवॉल्व करता है। राइट, आप सबको पता ही होगा। तो जस्ट ये बताता क्या जो एटॉमिक मास है,
जैसे हीलियम है, हीलियम का कितना आता है 4 आता है एटॉमिक मास। अगर आप नाइट्रोजन का देखेंगे तो 14 आता है। कार्बन का तो पता ही है अभी, यहां से मशहूरी हो गया 12, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास जो है वो सम बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। अगर आप एटॉमिक मास देखेंगे तो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी कि जैसे कि नंबर बता रहा है, अगर हीलियम का 4 है, इसका मतलब क्या है कि इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलाकर 4 है। जरूर नहीं है वो दो हो, ज्यादा कम भी हो सकते हैं, बट उन दोनों का सम जो है वो क्या होगा 4। तो एटॉमिक मास इज जस्ट द नंबर। जो 4 है वो ये बता रहा है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के उसमें 4 है। अब हमें नहीं पता 2-2 करके 4 है या 3-1 करके 4 है या 1-3 करके 4 है, राइट। अब जैसे नाइट्रोजन इसका 14 है, ये क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों मिलाकर क्या है 14 है, राइट। जैसे सोडियम है, सोडियम का कितना होता है, Na का कितना होता है 23 होता है। तो ये क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों का सम कितना है 23। यानी कि दोनों जो नंबर है उनके, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 23 है, राइट। 11 न्यूट्रॉन हो सकते हैं, 12 प्रोटॉन हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है 12 प्रोटॉन हो 11 न्यूट्रॉन हो, दोनों नंबर है, इट इज जस्ट द नंबर। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, राइट। और यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास कितनी होती है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास क्या होती है, U और AMU, या तो उसको U से डिनोट करते हो या फिर AMU, राइट। इट इज अ यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, राइट। नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास, इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ एटॉमिक मास, बट ये एवरेज है, और वो भी किसके लिए होता है, आइसोटॉप के लिए, राइट। जो कंपाउंड आइसोटॉप्स में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है, जस्ट उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट एटॉमिक मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, राइट। तो वो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं, राइट। तो उनका एवरेज मास निकाला जाता है। ऐसा नहीं होता जैसे 2 आइसोटॉप है तो 2 आइसोटॉप का दोनों का एवरेज मास, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो जो बोरोन है उसके 2 आइसोटॉप होते हैं, एक B10 और एक B11, राइट। बट आपसे कोई बोले बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या निकालोगे, इन दोनों का एवरेज निकालो। अब एवरेज ऐसे नहीं आएगा 10 और 11 का एवरेज निकाले 10 + 11/2, नहीं, उसका एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास का कैसे निकालते हैं बताता हूं। और ये और किसके लिए, इट इज आइसोटॉप्स विच आर फाउंड इन डिफरेंट रेशियो इन नेचर। जो B10 और B11 है, रेशियो नेचर में किस रेशियो में पाए जाते हैं, 1:4। ये आपको गिवन होगा, राइट। हर किसी चीज का रेशियो गिवन होगा कि वो नेचर में किस रेशियो में पाए जाते हैं। अगर ये 10 ग्राम पाया जाता है तो ये 40 ग्राम पाया जाता है, राइट। तो ये रेशियो में, राइट, 1:4 में। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, m1x + m1y अपॉन में x + y। m1 क्या है, मास ऑफ एटॉमिक मास, नॉट मास, m1 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप। m2 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप। x क्या है, रेशियो ऑफ अकरेंस ऑफ आइसोटॉप 1, और y क्या है, रेशियो ऑफ अकरेंस ऑफ आइसोटॉप 2, राइट। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूं, अगर मैं इनका एग्जांपल ले रहा हूं तो m1 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, और वो कितना है, ये आइसोटॉप 1 मान लो, ये आइसोटॉप 2 मान लो। तो m1 क्या एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 1, वो कितना है 10। m1 × x, x क्या रेशियो ऑफ अकरेंस ऑफ आइसोटॉप 1, और वो कितनी है 1 ही है, तो 10 × 1 प्लस m2, या m1 नहीं m2 आएगा, m2y, m2 क्या है एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप, वो कितना है 11, तो यानी कि 11 इनटू में y क्या है रेशियो ऑफ अकरेंस ऑफ आइसोटॉप 2, वो कितनी है 4, 11 × 4 अपॉन में x + y, x क्या रेशियो ऑफ अकरेंस ऑफ आइसोटॉप 1, रेशियो ऑफ अकरेंस ऑफ आइसोटॉप 2, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो 1 + 4,
तो ये कितना आ जाएगा 10, 11 4 44, 54/5, तो ये आ जाएगा 10.8 यूनिट के आसपास। तो आप बोरोन का यहां से एटॉमिक मास बता सकते हो, एवरेज वो कितना होता है 10.8 यूनिट्स होता है, राइट। तो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, और बेसिकली किसका निकालते हैं, आइसोटॉप्स का निकालते हैं, राइट। इट इज ऑल अबाउट एवरेज एटॉमिक मास, राइट। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? इज जस्ट नथिंग, कोई भी एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट इज ग्राम एटॉमिक मास। जैसे ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो कितना होता है 16 U। अगर आप बोलोगे ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है तो कितना होगा 16 ग्राम। अगर मेरे को कोई बोले कि जो ऑक्सीजन है, सॉरी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 यूनिट्स, और अगर मुझे ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 14 ग्राम, तो किसी के भी एटॉमिक मास को ग्राम में लिखना, इट इज इट्स ग्राम एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 यूनिट है, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है 14 ग्राम। जस्ट एक्सप्रेस करना उसके मास को इन ग्राम्स में, वो क्या बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास, राइट। जैसे सोडियम है, सोडियम का अगर मैं बोलूं तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 यूनिट्स, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 23 ग्राम, राइट। तो किसी के भी एटॉमिक मास को जस्ट ग्राम में रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना, इट इज अ ग्राम एटॉमिक मास। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जस्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट एक 14 यूनिट्स है, उसको 14 ग्राम में लिख दिया, 14 यूनिट्स इज एटॉमिक मास और 14 ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास, राइट। इट इज अबाउट ग्राम एटॉमिक मास, राइट। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? क्या होता है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड्स। हर एक एलिमेंट का सम करें, उसका क्या होता है सम कर दो हर एक एलिमेंट का कि किसी भी कंपाउंड में, उसको क्या बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2SO4, इसका मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंड का हमेशा मॉलिक्यूलर मास निकलता है, एलिमेंट का एटॉमिक मास निकलता है, राइट। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कितने हाइड्रोजन है 2, राइट। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 2 का कितना हो गया इंटू 2, प्लस सल्फर का कितना होता है 32 इंटू कितने सल्फर है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 4, तो इनको ऐड कर दो 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, कितना हो गया 64 32 96, कितना हो गया 98 यूनिट्स, राइट। अब कोई पूछे कि HCl का कितना हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल HCl का कितना हो गया, तो क्या लिखोगे हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और एक हाइड्रोजन है तो 1, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 और कितने क्लोरीन है एक ही क्लोरीन है, तो कितना हो गया 1 प्लस 35.5, तो कितना हो गया 36.5 यूनिट्स, राइट। अब नेक्स्ट अगर हमें निकालना हो किसका, नेक्स्ट कोई कंपाउंड ले लेते हैं, राइट। एक और कंपाउंड जैसे एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसका निकालना है तो कैसे निकालें, कितने पोटेशियम का कितना होता है 39, कितने हैं एक पोटेशियम है इंटू 1, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, राइट, कितने क्लोरीन है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 3, तो इनको ऐड कर दो 39 प्लस 35.5 प्लस 16 3 जा 48, तो कितना हो गया ये 48 और ये 39 87 और 35.5 कितना हो गया 87 हो गया 122.5 यूनिट्स। इस हिसाब से क्या निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नेक्स्ट चीज ये भी आती है, यही बता देता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, to express the molecular mass in grams, it is gram molecular mass। जैसे इसी यही सेम एग्जांपल KClO3, अगर KClO3 है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 122.5 यूनिट्स, और इसी का KClO3 का ही मॉलिक्यूलर मास है और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 122.5 ग्राम। और जैसे H2SO4 है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है
98 यूनिट्स। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98 ग्राम, राइट। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 36.5 यूनिट्स। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 36.5 ग्राम। तो इट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास ना हर चीज का अलग अलग निकालते हैं। ये एसिड का फॉर्मूला है, ये बेस का फॉर्मूला है, ये सॉल्ट का, और ये उस सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जस्ट सबका एग्जांपल के साथ बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे इक्विवेलेंट मास आपको एसिड का निकालना है। तो कब बोला जाता है इक्विवेलेंट मास एसिड का? जब जो भी एसिड है उसका मॉलिक्यूलर मास उसकी बेसिसिटी से क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाए। और बेसिसिटी मैंने बताया था, राइट। जस्ट जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट करें तो उस लेक्चर में मैंने बताया। अभी थोड़ा सा बस बता दूंगा कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है H2SO4 का निकालना है हमें इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो किस हिसाब से निकालेंगे? देखिए, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आप निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा? 98 आएगा, राइट। तो 98 डिवाइड बाय बेसिसिटी। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है? जिसमें इसमें जितने OH होते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस हिसाब से होता है, राइट। 2 OH है तो डिवाइड बाय 2, राइट। जितने OH होंगे उतनी उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी, राइट। या फिर आप एक और चीज से पता चला उसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी, राइट। तो इसको डिवाइड करते तो करने के बाद कितना आएगा? 49। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 49 हो गया, राइट। और अगर ये मॉलिक्यूलर मास आपने ग्राम में लिया होगा, जैसे 98 ग्राम लिया था ये, तो कितना हो जाएगा? 49 ग्राम, राइट। नेक्स्ट है एग्जांपल इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। जैसे NaOH की बेसिस, मेरे से क्या पूछ रहा है? NaOH का इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है। तो कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं NaOH का जस्ट मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो कितना आएगा? जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1, ये आएगा 40, राइट। तो कितना हो जाएगा? 40 ग्राम डिवाइड बाय एसिडिटी। इसकी एसिडिटी कितनी देखते हैं? कैसे देखते हैं? इसमें कितने OH है? इसमें जैसे एक OH है तो इसकी एसिडिटी 1 हो गई। जैसे अगर कोई कंपाउंड होता है मेरे पास CaOH होल ट्वाइस, तो इसमें कितने OH है? 2। तो ये एक बेस है तो इसकी बेसिडिटी कितनी हो जाती? एसिडिटी कितनी हो जाती? 2, राइट। बट हम किससे देखेंगे? NaOH का देख रहे हैं तो इसकी एसिडिटी कितनी है? 1। तो डिवाइड बाय 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी किसके बराबर रहेगा? मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही रहेगा, क्योंकि डिवाइड बाय 1 तो 40 ग्राम में आना है। नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का कैसे निकालते हैं? जैसे मेरे को NaCl का निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो ये कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास, NaCl का मॉलिक्यूलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज 58.5 के आसपास आएगा, राइट। तो अगर आप इसका पूरा कैलकुलेट करोगे 58.5 के आसपास, और अगर ये ग्राम होगा तो मैं 58.5 ग्राम ले लेता हूं, डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। NaCl किससे बना है? Na एक पॉजिटिव, Cl एक नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है? एक ही तो है, तो डिवाइड बाय 1, तो किसके बराबर आ जाएगा? ये 58.5 ग्राम के बराबर ही रहेगा। हाँ, अगर इसकी जगह क्या होता था? MgCl2 ले लेता मैं, राइट। तो Mg किससे बना है? Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, तो यहाँ 2 पॉजिटिव आ जाता। तो मैं MgCl2 को, जो भी एटॉमिक उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, उसको किससे डिवाइड कर देता? 2 से, राइट। बट यहाँ 1 से ही करूंगा क्योंकि मैंने क्या लिया? NaCl लिया है, राइट। तो इसका भी कितना आएगा इक्विवेलेंट मास? 58.5 ग्राम। अब जैसे ये इस सब्सटेंस का कोई निकालना है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहा हो, जैसे कि एग्जांपल KMnO4 है, वो किधर जा रहा है? Mn2 पॉजिटिव में। तो अगर आप यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +7 होगा, और Mn +7 से किस में जा रहा है? +2 में जा रहा है, राइट। ये भी मैंने करवा रखा है, राइट। और जस्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा कंसेप्ट था, राइट, देख लेना। बट अभी यहाँ जान लो +7 है, तो कितना चेंज आया? 5 का। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास, और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो 158 के आसपास आएगा, डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और कितना हुआ चेंज? 5 का। तो ये किसके अप्रोक्स आएगा? ये अप्रोक्स आएगा 31.6 के, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट मास। शायद इसमें 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर, राइट। टिल देन कीप योरसेल्फ हैप्पी, हेल्दी
and hydrated. Bye bye.